जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पूर्व लद्दाख में एलएसी की स्थिति बनी हुई है नाजुक। भारत 20 अफ्रीकन नेशंस के साथ कंडक्ट करेगा एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज। पंजाब में खालिस्तानी एक्टिविटीज के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई की होने की मिली रिपोर्ट्स। जल्द ही 1000 बॉर्डर आउटपोस्ट को मिलेंगी 4G कनेक्टिविटी। और IMF ने रखी फिर से पाकिस्तान के सामने 5 बड़ी कंडीशंस। शनिवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के एक सेशन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि पूर्व लद्दाख में एलएसी पर जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक बनी हुई है और कुछ इलाकों में भारत और चीन दोनों के ही द्वारा ट्रूप्स की बेहद ही क्लोज डिप्लॉयमेंट के कारण जो मिलिट्री असेसमेंट है वो काफी खतरनाक है। हालांकि कई सारे क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है उसमें प्रोग्रेस भी देखने को मिली है। और भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि सितंबर 2020 में वे अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ एक सैद्धांतिक समझौते पर पहुंचे थे कि इस मुद्दे को कैसे हल किया जाए और अब ये चीन पर निर्भर करता है कि जिस पर सहमति हुई थी तो वो उसे पूरा करे। और भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब तक कि इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है तब तक भारत और चीन के बीच जो संबंध है वो सामान्य नहीं हो सकते। और 2020 में चीन ने भारत के साथ हुए एग्रीमेंट्स का उल्लंघन किया था और जिसके नतीजे गलवान वैली और बाकी के अदर एरियाज पर देखने को मिले थे। और भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमने चीनी पक्ष को ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम शांति भंग नहीं कर सकते हैं और आप समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और अगर उल्लंघन करके आप ये चाहते हैं कि बाकी के रिश्ते जारी रहें तो ऐसा नहीं हो सकता है। और जबकि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के इसी इंटरेक्टिव सेशन में इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से भी एलएसी की सिचुएशन को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स देखने को मिली है, जिसपर उनका कहना था कि चीन के साथ एलएसी पर सिचुएशन फिलहाल अभी स्टेबल है लेकिन इस पर कड़ी नजर बनाए रखने की जरूरत है। और यहाँ पे किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए इंडियन आर्मी के पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व होने के साथ साथ पूरी एलएसी के साथ सैनिकों की एक मजबूत तैनाती है। और जहां तक प्रश्न है हमारे विरोधी द्वारा उनकी फोर्सेस की तैनाती का, तो उनकी तैनाती में कोई खास कमी नहीं की गई है और बाकी अभी फोकस किया जा रहा है फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में, खास करके वो जो कि एलएसी के अपोजिट तैनात है। बाकी पूर्व लद्दाख के बाकी के बचे हुए इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए दोनों ही पक्ष बातचीत में इन्वॉल्व हैं और जब तक ये समाधान पूरी तरह से नहीं हो जाता है तो हमारी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है, जो अलर्टनेस लेवल है, तो वो वेरी हाई लेवल पर लगातार बना रहेगा। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि जो चीन है वो अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी से डेवलप कर रहा है, फिर चाहे उसमें एलएसी के साथ हाईवेज बनाना हो या फिर एयरफील्ड्स और हेलीपोर्ट्स को अपग्रेड करना हो। और ये कुछ ऐसे प्रमुख घटनाक्रम है जिन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि दुश्मन के सैनिकों को जुटाने की क्षमता के संदर्भ में है। और जहां तक प्रश्न है कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो आर्मी चीफ का कहना था कि पूरी एलएसी के साथ तीनों ही सेक्टर्स पर हमारी एक बहुत ही मजबूत तैनाती है और हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी काफी फोकस किया जा रहा है, खास करके फॉरवर्ड एरियाज पे रोड्स, हेलीपैड्स, इन सब मामलों में। और बाकी अभी हाल ही में इंडिया टीवी में डिफेंस जर्नलिस्ट मिस्टर मनीष प्रसाद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर करी थी। हालांकि ये तस्वीर ऑपरेशन स्टो लेपर्ड के समय की है, लेकिन ये तस्वीरें इस बात को दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि एलएसी पर आर्मी की जो तैनाती है उस तैनाती के चलते चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स दोबारा से यहाँ की यथास्थिति को बदलने के प्रयास के बारे में सोच भी नहीं सकते। इंडियन आर्मी 21 मार्च से पुणे में 20 अफ्रीकन नेशंस की आर्मीज के साथ अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी कि FINDEX के दूसरे एडिशन को आयोजित करेगी। ये एक्सरसाइज करीब 9 से 10 दिनों तक चलेगी और इसे 4 फेसेस में डिवाइड किया गया है। और जिस तरीके से चाइना अफ्रीका में अपने इन्फ्लुएंस को लगातार बढ़ाने पर काम कर रहा है, तो ऐसे समय पर अफ्रीकन नेशंस के साथ ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और इसी के तहत 28 मार्च को पुणे में भारत पहली बार इंडिया अफ्रीका चीफ कॉन्क्लेव को भी आयोजित करेगा और इस कॉन्क्लेव में 20 से अधिक अफ्रीकन नेशंस के आर्मी चीफ पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य होगा भारत और अफ्रीका के बीच के कोऑपरेशन को बढ़ाना, पीस और सिक्योरिटी को इन्हेंस करना और साथ ही साथ नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स को एक्सचेंज करने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। और इस कॉन्क्लेव में भारत के रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सर्विस हेडक्वार्टर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस कॉन्क्लेव के 2 सेशन होने वाले हैं। पहले सेशन में भारत और अफ्रीका की डिफेंस पार्टनरशिप पर फोकस किया जाएगा और दूसरे में अफ्रीका में भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज की आउटरीच पर फोकस किया जाएगा। और इसमें अल्जीरिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, रुवांडा, मोरक्को, घाना, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एस्टेविनी, सियरा लियोनियन और ऐसे अदर अफ्रीकन नेशंस के आर्मी चीफ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आज पंजाब में खालिस्तानी सिंपैथाइजर अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने के लिए एक मेजर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और अभी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उसके 10 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में इस ऑपरेशन और बाकी की सिचुएशन पर भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और बाकी की अदर खुफिया एजेंसियों ने भी काफी करीब से नजर रखी हुई है और एजेंसी सोशल मीडिया पोस्ट पर भी काफी करीब से नजर रख रही हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कई सारे ऑब्जेक्शनल पोस्ट और मीम्स शेयर किए जा रहे हैं और जिनमें से अधिकतर पाकिस्तान से ISI ऑपरेटिव्स शेयर कर रहे हैं। और जैसे कि हम आपको पहले भी डिफेंस अपडेट्स में बता चुके हैं कि पाकिस्तान की जो ISI है तो किस तरह से फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के भारत की पीस और स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए फर्जी पोस्ट करने में लगातार लगे रहते हैं।
और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की एजेंसीज को अमृतपाल सिंह के कनेक्शन पाकिस्तान की ISI के साथ पाए जाने की रिपोर्ट्स मिली हैं और पंजाब पुलिस ने पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करी है और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपना काम कर रही है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि वो पैनिक ना करें, फेक न्यूज़ ना फैलाएं और हेट स्पीच ना फैलाएं। और जबकि अभी हाल ही में ANI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है कि पाकिस्तान कैसे इस पूरे खालिस्तान वाले मामले के पीछे है, तो हुआ यह है कि ANI के साथ एक खास इंटरव्यू में दल खालसा के संस्थापक और एक फॉर्मर प्रो खालिस्तानी लीडर जसवंत सिंह ठेकेदार की तरफ से कहा गया है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में जो खालिस्तान रेफरेंडम के प्रयास किए जा रहे हैं तो असल में उसके पीछे पाकिस्तान की ISI वर्क कर रही है। और उनका कहना है कि ये सारे रेफरेंडम वाले प्रयास बस लोगों को मिसलीड करने के लिए हैं और इनका भारत के सिख से कुछ भी लेना देना है ही नहीं। उनका यह कहना है कि खालिस्तान का असली दुश्मन पाकिस्तान है और कुछ सिख पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथों की टूल की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि पंजाब के लोगों ने कभी भी किसी तरह के रेफरेंडम की डिमांड नहीं करी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार बॉर्डर एरियाज पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ 2000 करोड़ रुपीस तक की योजना को फाइनल करने के बेहद करीब है और पैरामिलिट्री मैन आउटपोस्ट पर 4G टेलीकॉम टावर्स को इंस्टॉल करने का जो प्रस्ताव है तो उस पर चर्चा अपने अंतिम चरण में है और CCS से फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद करीब 1000 इंडियन बॉर्डर आउटपोस्ट को 4G कनेक्टिविटी मिलेगी। और बाकी जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट पे हमने आपको बताया था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि भारत का जो अपना स्पेस टूरिज्म है तो उसका एवरेज टिकट प्राइस 6 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। लेकिन अभी हाल ही में वियोन के साथ एक खास बातचीत में इसरो प्रमुख S सोमनाथ की तरफ से कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स में जो ये दावा किया जा रहा है कि इसरो के स्पेस टूरिज्म का एवरेज टिकट प्राइस 6 करोड़ रुपए के आसपास होगा, तो उनका ये कहना था कि इसरो की तरफ से फिलहाल अभी इस इनिशिएटिव के लिए कोई भी प्री सीट कॉस्ट शेयर नहीं करी गई है और न ही किसी मीडिया इंटरव्यू में भारत के इस प्रस्तावित स्पेस टूरिज्म प्लान की इस तरह की बाकी के स्पेसिफिक डिटेल्स को शेयर किया गया है। यानी कि उन्होंने इस 6 करोड़ रुपीस के टिकट प्राइस वाली जो रिपोर्ट्स हैं उनको खारिज किया है, जबकि उनका यह कहना है कि इसरो फिलहाल अभी वर्तमान समय में अपने गगनयान मिशन पर ही पूरी तरह से फोकस कर रही है और गगनयान मिशन के बाद फिर इसरो स्पेस टूरिज्म वाली एक्टिविटीज पर काम करेगी। और रही बात कि इसका टिकट प्राइस कितना होगा तो उस पर अभी कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि फरवरी महीने की फ्रंटलाइन मैगजीन भी पब्लिश हो चुकी है, जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक तो इस तरह के अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलते हैं, जो न केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपकी मदद करेंगे बल्कि करंट अफेयर्स के मामले में आपको अप टू डेट भी रखेंगे। और हमेशा की तरह जो पहले 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये मैगजीन मात्र 11 रुपये में मिलेगी। तो अगर आप इस मैगजीन को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका बाइंग लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि 11 रुपीज़ वाला जो ऑफर है केवल फर्स्ट 1000 बायर्स तक के लिए वैलिड है। तो बातचीत के एक और राउंड के पूरा होने के बाद IMF ने पाकिस्तान के सामने 5 बड़ी कंडीशंस रखी हैं। पहली कंडीशन है कि पाकिस्तान को अपने लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना होगा। दूसरा, पाकिस्तान को अपने डिफेंस बजट में 15% तक की कटौती करनी होगी। तीसरा, चाइनीज लोन्स और जो CPEC इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट करवानी होगी। चौथा, फ्रेंडली कंट्रीज से जो फाइनेंशिंग गैप है उसे कम करना होगा। और पांचवा, पाकिस्तान के ओपोजिशन लीडर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आश्वासन लेना होगा। लेकिन इन पांचों में से 3 कंडीशंस तो ऐसी हैं जो पाकिस्तान कभी पूरी करेगा ही नहीं। और जैसे कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसाक दर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि उनके लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने के लिए जो डिमांड की गई है तो किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो पाकिस्तान को ये बताए कि उनकी मिसाइल्स की रेंज कितनी होनी चाहिए। और बाकी पाकिस्तान का साफ कहना है कि वे अपने मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। तो ठीक है, फिर पाकिस्तान अब एक चीज़ कर सकता है कि जो मिसाइल वगैरह उनके पास है तो उसका इस्तेमाल खुद ही पर कर ले, क्योंकि ऐसे दुनिया भर में मांग कर कब तक जिएंगे। और जैसी कंडीशंस IMF पाकिस्तान के सामने रख रहा है तो उनको देखकर भी ऐसा लग रहा है कि मानो IMF का ही मूड नहीं है पाकिस्तान को कुछ भी मदद करने का। और खैर, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1984 में DCP विनोद मेहता और कांस्टेबल मुख्तार ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2006 में कर्नाटका में किरण MK2 क्रैश में हमारे 2 एयर वॉरियर्स विंग कमांडर धीरज भाटिया और स्क्वाड्रन लीडर शैलेंद्र सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2009 में मणिपुर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट सतबीर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न, वो पहली फॉरेन मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है जिसमें LCA तेजस ने पार्टिसिपेट किया है? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।